हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीपीएस एकेडमी में। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रैक्टिस सेट क्लास 10th का साइंस का जो हम करा रहे थे, जिसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 जो थे वो हमने कर लिए थे बहुत अच्छी तरीके से। आज हम उसके आगे जो सब्जेक्टिव आते हैं, लिखने वाले प्रश्न होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें आज दिया गया है कि प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को समझाइए। प्रिज्म के द्वारा हमें अपवर्तन बताना है। तो सबसे पहले अपवर्तन को समझते हैं कि अपवर्तन होता क्या है, उसके बाद में हम प्रिज्म से बताएंगे क्या होता है। अपवर्तन का मतलब होता है मित्रों, जैसे तुम्हारा ये हमने बनाया कोई माध्यम, दो माध्यम है, इसमें से एक माध्यम ऊपर है जिसमें हम क्या करते हैं, ऊपर है वायु और नीचे हमने क्या कर दिया, इसमें जल भर दिया। नीचे क्या हुआ है, जल है। जब मान लो क्या है, जल भरा हुआ है और ऊपर क्या है, वायु है। यहाँ पर क्या है मित्रों, तो यहाँ पर है वायु और नीचे क्या है, यहाँ पर है तुम्हारा जल है। तो इसमें माध्यम दो हो गए हैं। माध्यम का मतलब मित्रों, ऊपर कैसा है, ऊपर है हवा और नीचे क्या है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो माध्यम का मतलब जो ऊपर है वो नीचे नहीं है, दूसरा है। यानी कि इसमें माध्यम कितने हो गए, दो हो गए। एक है माध्यम वायु का। माध्यम का जैसे कहा जाए दोस्तों, चलना है आपको, वायु में कहा जाए दौड़ने को तो आराम से दौड़ जाओगे, लेकिन वहीं पर यदि जल में कहा जाए कि आप भागिए, इसमें रेस करो, तो उसमें आपको दिक्कत होगी ना। तो वायु से पानी में आने, जब तक आप वायु में चलेंगे तब तक आपको आसानी होगी। जैसे ही आप पानी में पहुंचेंगे तो आपकी स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी। वैसे ही कुछ प्रकाश होता है, प्रकाश की किरण, जैसे प्रकाश ऊपर से आएगा हवा में, तो हवा में सूर्य की किरणें जब आती हैं तो आराम से सीधी चलती हुई चली जाती हैं। आपको पता है कि प्रकाश हमेशा कैसा चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। लेकिन जैसे ही ये प्रकाश की किरण इस पानी में पहुंचेगी तो इसकी दिशा और गति दोनों बदल जाती हैं। ये क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन यह क्या करेगी, ऐसे सीधे ना जाकर अपने मार्ग से ऐसे थोड़ा क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। विचलन का मतलब अपने मार्ग से रास्ता भटक जाती है, यानी कि इसको जहां जाना चाहिए था उस जगह से नहीं जाएगी, अपना रास्ता क्या कर दिया, इसने चेंज कर दिया। इतना कोण जो है क्या होगा, विचलित हो गया। तो जो किरण आती है प्रकाश की, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। और ये क्या होता है मित्रों, इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब होता है। ये वाला क्या है, ये है तुम्हारी प्रकाश की आपतित किरण। प्रकाश की आपतित किरण, एक प्रकाश की कोई आपतित किरण है। नीचे जो ये वाली किरण है जो विचलित हो गई है, इसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ये मित्रों जो कोण बनता है, यहाँ पर इसको R से डिनोट करते हैं, और ये वाला कोण जो होता है इसको I से। इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और ये वाला होता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। तो मित्रों, अब पूछा जाए कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन सीधी सी परिभाषा ये होगी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये वाली मित्रों कौन सी प्रकाश की किरण थी, ऊपर कैसा था, विरल माध्यम। विरल का मतलब होता है खाली जगह, और इस सघन का मतलब होता है कि घना है। सघन का मतलब क्या होता है दोस्तों, सघन का मतलब घना होता है, यानी कि कोई इस हवा से ज्यादा कठोर चीज है। तो पानी कितना भी सरल हो लेकिन हवा से क्या होता, थोड़ा कठोर होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह सीधे ना जाकर कुछ विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसी हम अपवर्तन की घटना को प्रिज्म से समझेंगे। जो हमारा प्रश्न था कि प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को समझाइए। प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपवर्तन की परिभाषा, क्योंकि आप लोग पीडीएफ लेंगे तो उसमें से नोट कर लेना। अपवर्तन, अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में
प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब मित्रों प्रिज्म से समझेंगे। प्रिज्म जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, 3 सतह होती हैं उसमें। ये कुछ इस टाइप का प्रिज्म होता है। इसका नाम हमने क्या रख दिया, ए, बी और सी। इसमें ज्यादा मित्रों थ्योरी नहीं लिखाएंगे क्योंकि ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन था। आगे जब कभी लॉन्ग आंसर में आएगा तब इसको विधिवत बताएंगे। तो इसमें जो है प्रकाश की किरण, ये तुम्हारा प्रिज्म है। प्रिज्म होता किसका है, तो कांच का बना होता है दोस्तों। किसका होता है, कांच का बना होता है। अब अभी हमने पढ़ा है कि जब कोई, ये मान लो इस पर कोई एक श्वेत प्रकाश की किरण ऐसे डाली गई, क्या मित्रों, ये कोई प्रकाश की एक आपतित किरण जो है इसकी एक सतह, ए बी सतह जो प्रिज्म की है उस पर डाली गई, तो जैसे ही इस पर जाएगी तो यहाँ प्रिज्म है तुम्हारा कांच का। अब यहाँ क्या थी, हवा थी। इधर कौन सा माध्यम था, यहाँ पर था वायु। वायु से प्रकाश की किरण जा रही है। जैसे ही ये कांच में पहुंचेगी तो आप लोग बताइए कि माध्यम में कैसा हो गया, सघन हो गया, क्योंकि हवा के बाद में कांच कैसा, सघन माध्यम है। अब सघन माध्यम है तो इसका मतलब है कि ये क्या होगी, यहाँ पर झुकेगी किसी न किसी तरह से। तो यहाँ पर क्या है, इस पर हम क्या डालेंगे, अभिलंब खींचेंगे। जहाँ पर मिले ना इससे, यहाँ पर क्या डालेंगे, अभिलंब। अब तुमको पता है जैसे ही प्रकाश की किरण सघन माध्यम में पहुंचेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसको जानना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन सीधे ना जाकर इस अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, ये झुक जाएगी। अभिलंब ये है तुम्हारा, इसकी तरफ झुकेगी। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है, आर होता है। इधर ये वाला क्या अभिलंब है, अभिलंब, और इधर क्या है आपतित किरण है, इसके बीच का कोण कितना होता है, आई होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण आई, ये कौन सा होगा, अपवर्तन कोण। ये प्रकाश की किरण अब जा रही है, इसका नाम हमने रख दिया पी, क्यू और आर। इसका नाम क्या है, आर। यानी कि अपवर्तित किरण कौन सी है, क्यू आर है। क्यू आर जैसे ही प्रिज्म के दूसरी सतह पर पहुंचेगी उसके बाद में यहाँ पर फिर से आगे क्या है, विरल माध्यम है। आगे कौन सा माध्यम है, फिर से आगे विरल माध्यम है। अब जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये वाला हमने क्या इस पर खींच दिया, इस बिंदु पर अभिलंब खींचा है। यहाँ पर क्या अभिलंब है, इसको जानना चाहिए था बिल्कुल ऐसे सीधे, लेकिन सीधे ना जाकर ये क्या होगी, ये अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब यहाँ पर है, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये क्या होगी, ऐसे दूर हट जाएगी, इससे और थोड़ा दूर जाएगी। इसका नाम हमने रख दिया क्या, आर एस। यह बिंदु आर है, बिंदु आर से कहाँ गई, एस की तरफ। तो ये तुम्हारा प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन हो गया। इसमें किरण कितनी बार अपवर्तित हुई है, 2 बार। पहले जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तब इसका अपवर्तन होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। और दोबारा जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी, क्योंकि ये कांच का है, जब कांच का है तो एक बार इसमें प्रवेश करेगी, दूसरी बार बाहर निकलेगी, तो इसमें अपवर्तन कितनी बार हो गया, 2 बार। अब अपवर्तित किरण यहाँ वाली जो आर एस है इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाइए, और ये वाली किरण आगे को इससे जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा एम कहते हैं। डेल्टा एम जो होता है इसका विचलन कोण होता है। और ये वाला कोण जो यहाँ पर होता है इसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। ये कौन सा कोण है दोस्तों, तो ये है तुम्हारा प्रिज्म कोण। और ये जो डेल्टा एम है, ये वाला जो यहाँ पर कोण बनता है इसको हम कहते हैं विचलन कोण। विचलन कोण कितना होता है, विचलन कोण को हम डेल्टा एम से लिखते हैं। तो डेल्टा एम क्या है, विचलन कोण है। और यहाँ पर जो ये वाला कोण होता है, ये वाला कोण, इसे हम क्या कहते हैं, इसे प्रिज्म कोण कहते हैं। तो मित्रों ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न था। आशा करते हैं कितना आप लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर अगला जो है उस पर चलते हैं कि मानव नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु में विभेद कीजिए। अंतर हमें बताना है कि दूर बिंदु या निकट बिंदु ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा हम नेत्र के बारे में जानते हैं, फिर बताएंगे कि क्या होते हैं। जैसे हमारा मान लो ये क्या है, कोई नेत्र है,
यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि लेंस, ये क्या है, लेंस है। ये वाली परत इसके नीचे एक और होती है, ऐसे परत होती है। यहाँ पर कुछ मांसपेशियां होती हैं जिन्हें हम पश्चिमा भी कहते हैं, पश्चिमा भी पेशियां कहते हैं, ऐसे लगी होती हैं। ये वाली इधर भी होती हैं ऐसे। और इसके नीचे एक परत और होती है, इसे हम रेटिना कहते हैं। ये 3 मुख्य परतें होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इनके नाम लिख रहे हैं अभी। अब यहाँ पर जो होते हैं पर्दे नुमा कुछ संरचना होती है, हल्के पर्दे टाइप के टंगे होते हैं ऐसे। यहाँ पर जो होते हैं महीन महीन क्या होते हैं, पर्दे टाइप के होते हैं ऐसे। ये क्या मित्रों होते हैं, पर्दे होते हैं। अब इसके पार्ट हम लिखते हैं। पहला वाला जो होता है इसे हम कहते हैं दंड पटल। क्या होता है, इसको हम श्वेत पटल, श्वेत पटल या दृढ़ पटल कहते हैं, श्वेत पटल या दृढ़ पटल कहते हैं। इसके नीचे वाली जो परत है ये इसमें बनी तो दोस्तों नीली है, लेकिन होती कैसी है, काले रंग की होती है। ऊपर वाली कैसी होती है, सफेद रंग की होती है। ये कौन सी होती है, इसको हम रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल, पटल का मतलब लेयर होता है, ये सतह होती है। ये वाला कौन सा, रेटिना भाग होता है, इसे क्या कहते हैं, रेटिना होता है। इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, इसके अंदर क्या होता है, एक द्रव होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कचाभ द्रव। अंदर जो द्रव होता है उसे क्या कहते हैं, ये होता है कचाभ द्रव। कचाभ द्रव। ये वाला इसका मेन भाग होता है आगे वाला, इसे क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। मानव नेत्र जो होता है इसमें प्रकाश प्रवेश कहाँ से करता है, तो कार्निया से प्रवेश करता है। ये जो होता है अंदर एक लेंस लगा होता है जिसे हम द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। क्या होता है, द्वि उत्तल लेंस होता है, द्वि उत्तल लेंस होता है। अब ये जो पीले रंग के मित्रों जो 2 पर्दे लगे हुए हैं इन्हें हम आइरिस या परितारिका कहते हैं। आइरिस या परितारिका कहते हैं, आइरिस या परितारिका कहते हैं। ये जो नीले कलर की 2 संरचना आपको दिख रही हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इनको पश्चिमाभि पेशियां कहते हैं, पश्चिमाभि पेशियां कहते हैं। कई बार मित्रों आया है ऑब्जेक्टिव में, पश्चिमाभि पेशियां क्या होती हैं, इनका कार्य क्या होता है। इसके बाद में अभी मेन पार्ट रह गया तुम्हारा जिसे हम पुतली कहते हैं। अब जो आइरिस ये पीले कलर की जो दिख रही है इनके बीच में जो जगह छोटी हुई है ये वाली इतनी, ये इतनी जगह जो छोटी है इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम पुतली कहते हैं। ये कौन सा भाग होता है, पुतली या नेत्र तारा, पुतली या नेत्र तारा, इसी को क्या कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। अब इसके अंदर जो द्रव भरा होता है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसको जलीय द्रव कहते हैं। इसके अंदर जो भरा होता है तुम्हारा द्रव आइरिस, नेत्र तारा और कार्निया के बीच में जो द्रव भरा होता है इसको क्या कहते हैं, इसे हम जलीय द्रव कहते हैं। इसका नाम क्या होता है मित्रों, जलीय द्रव होता है। यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसको पीत बिंदु, और यहाँ पर एक दूसरा बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु कहा जाता है। और यहाँ पर ये प्रकाश तंत्रिका होती हैं, प्रकाश तंत्रिका होती हैं जिनके द्वारा हमें चित्र कैसा दिखाई पड़ता है, सीधा। तो ये मित्रों कुछ मानव नेत्र के महत्वपूर्ण अंग थे जिसमें सबसे ऊपरी परत जो होती है श्वेत पटल, इनकी परिभाषा तो यहाँ पर हम नहीं लिखवाएंगे क्योंकि काफी समय हो जाएगा, ऐसे हम बता दे रहे हैं। श्वेत पटल क्या होती है, तो मानव नेत्र का वह सफेद भाग जो सबसे दृढ़ व मजबूत होता है, हमारी आंखों की सुरक्षा करता है, उसे क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। यह सबसे बाहरी भाग होता है। श्वेत पटल के नीचे एक काले रंग की परत पाई जाती है जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। और उसके बाद में होती है रेटिना।
रेटिना मानव नेत्र का वह अंग जो कचाभ द्रव और रेटिना के बीच में स्थित होता है, जिस पर हमारे नेत्र के द्वारा देखा गया प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब यहीं पर बनता है और उल्टा बनता है और छोटा बनता है। कौन सी लेयर पर? रेटिना पर। तो रेटिना जो होता है कचाभ द्रव और इसके रक्त पटल के बीच में पाई जाने वाली लेयर है, जिस पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है छोटा, और इसी पर तुम्हारा बनता है किस पर? रेटिना पर। फिर नेत्र लेंस होता है, इसमें कौन सा लेंस होता है? नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होगा? नेत्र में उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो होता है ये कुछ मांसपेशियां होती हैं, उन मांसपेशियों के द्वारा क्या होता है? मांसपेशियों के द्वारा इससे सेट होता है। ये वाला देखिए ना, नीले कलर का जो है, इससे क्या होता है? इससे चिपका हुआ होता है। ये जो नीले कलर का दिखाई पड़ रहा है ये कौन सी होती हैं? इनको पश्चिमाभ पेशियां कहते हैं। और यही पश्चिमाभ पेशियां जो होती हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाती व बढ़ाती हैं। प्रश्न आता है कि नेत्र में फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तब यही बताना, पश्चिमाभ पेशियां करती हैं। इसके आगे जो पीले कलर के जो पर्दे टाइप के दिख रहे हैं इन्हें हम आइरिस कहते हैं। आइरिस क्या होती हैं? तो मानव नेत्र के सामने पतल महीन पर्दे नुमा कुछ संरचना होती है, उस संरचना को हम आइरिस या परितारिका कहते हैं। और इसी आइरिस के कारण ही व्यक्तियों के देखा होगा, कुछ व्यक्तियों की आंखें जो होती हैं नीली भूरी होती हैं, तो किसका कारण होता है? आइरिस के कारण ही इस पुतली का कलर जो होता है निर्भर करता है। बहुत से लोगों की नीली होती हैं आंखें, किसी की भूरी होती हैं, उसका कारण कौन होता है? यही तुम्हारी आइरिस होती हैं। अब दोनों आइरिस जो पीले कलर की दिख रही हैं, इनके बीच में कुछ एक छोटा छिद्र छूट जाता है। वो जो छिद्र दिखता है उसी छिद्र को, इसको हम क्या कहते हैं? ये तुम्हारा नेत्र तारा या पुतली कहलाता है। उसके आगे जो होता है यहाँ पर क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है। आगे क्या होता है? उठा हुआ भाग कार्निया होता है। कार्निया और इस पुतली के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे हम जलीय द्रव कहते हैं। इसके सामने जो ये उठा हुआ भाग है इंपॉर्टेंट भाग होता है कार्निया। पूछा जाता है कि मानव नेत्र जो होता है उसका कौन सा भाग दान किया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है उसके बाद में जो लोग अपने नेत्रों का दान करते हैं उसमें तो नेत्र पूरी आपके निकाल कर नहीं ले जाते हैं, उसमें से कुछ भाग ले जाते हैं, उस भाग का नाम पूछा जाता है। तो यही कार्निया जो आपको दिख रहा उठा हुआ भाग, उसे कार्निया को ही ले जाते हैं। तो कार्निया किसे कहते हैं? तो श्वेत पटल के सामने या नेत्र के सामने का उभरा या उठा हुआ भाग जो होता है उसे हम कार्निया कहते हैं। कार्निया से ही मानव नेत्र में क्या होता है? प्रकाश प्रवेश करता है, क्योंकि जो सबसे आगे है ना उसी से तो प्रकाश जाएगा। तो पूछा जाए कि मानव नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, तो वह कार्निया से होकर प्रवेश करता है। अब हमसे प्रश्न पूछा गया था कि मानव नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु में विभेद स्पष्ट कीजिए। मानव नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु में अंतर बताना है। तो पहले से हम पढ़ते हैं कौन सा? दूर बिंदु। दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु, तो दूर बिंदु मित्रों क्या होता है? जैसे कि हम हैं तो हमें जितना दूर तक बिना कोई लेंस लगाए जहां तक हमको दिखाई पड़ता है वो क्या होता है? दूर बिंदु कहलाता है। यानी कि हमारे मानव नेत्र के अंदर बिना किसी लेंस या क्षमता का प्रयोग किए हुए हमको जहां तक अधिक से अधिक दिखाई पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे? इसकी परिभाषा भी हम लिख लेते हैं कि मानव नेत्र में बिना किसी क्षमता, बिना किसी समंजन क्षमता का प्रयोग किए हुए अधिकतम दूरी तक देखने की क्षमता या बिंदु दूर बिंदु कहलाता है। दूर बिंदु कहलाता है। कहने का मतलब अधिकतम जिस बिंदु तक आप देख सकते हैं वही क्या कहलाएगा? आपका दूर बिंदु कहलाता है। यह जो होता है दूर बिंदु कितना होता है? तो स्वस्थ मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। क्या होता है दोस्तों? ये जो होता है
अनंत होता है। दूर बिंदु कितना होगा? तो दूर बिंदु अनंत होता है। इसको याद रखना मित्रों, कितना होता है? ये तुम्हारा अनंत होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है परीक्षा में और गलत करके चले आते हो। तो स्वस्थ मानव नेत्र जो होगा उसका दूर बिंदु कितना होता है? दूर बिंदु अनंत होता है। यानी कि आपके नेत्र यदि स्वस्थ हैं तो आपको यदि सामने आपके कुछ पड़े ना पेड़ पौधे तो बहुत दूर तक आप देख सकते हैं। इसके बाद में आता है कि निकट बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु, निकट बिंदु जो है क्या होता है? निकट बिंदु मानव नेत्र में, मानव नेत्र में किसी समंजन क्षमता, किसी समंजन क्षमता का प्रयोग करके जब हमें निकट की वस्तुएं दिखती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, तो वह बिंदु निकट बिंदु कहलाता है। निकट बिंदु कहलाता है। निकट बिंदु कहलाता है। अब ये निकट बिंदु होता कितना है दोस्तों? तो स्वस्थ नेत्र जो होता है, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? लगभग जो 25 सेंटीमीटर होता है। इसका दूर बिंदु कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। और स्वस्थ मानव नेत्र जो होता है इसका दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। तो दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। यदि मित्रों सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा। तो ये अनंत होता है। कितना? दूर बिंदु कितना होगा? अनंत होगा। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है कि एक व्यक्ति 23 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। यह कौन सा दृष्टि दोष है? इसके निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कहा गया है कि एक कोई व्यक्ति है, वह 23 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। इसको पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि उसको दूर का दिखाई नहीं पड़ता है। यानी कि इसके कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। तो इसको हम लगाते हैं। इसमें दिया गया 23 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। यानी कि वो जहां पर देखता है वह दूरी कितनी है? 23 सेंटीमीटर। और 23 सेंटी का मतलब है कि प्रतिबिंब कितनी दूर का देख पाता है? 23। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी जो होगी, इसमें दिया गया है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम कहाँ से लिखते हैं? v से लिखा जाता है। v बराबर कितना दिया गया है? 23 सेंटीमीटर। 23 सेंटीमीटर से अधिक नहीं देख पाता है। 23 सेंटीमीटर से अधिक नहीं देख पाता है। यह कौन सा दृष्टि दोष है? इसके निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। f का मान पूछ रहा है मित्रों। अब और इसमें एक चीज, ये जो तुम्हारा प्रतिबिंब दिया गया 30 से अधिक नहीं देख पाता है, इसका मतलब इससे दूर यदि रख दिया जाए तब उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। यानी कि जो u बराबर इसमें हो जाएगा वह कितना होगा? वह अनंत हो जाएगा। कितना होगा? अनंत होगा। और अब इसमें f बराबर फोकस दूरी हमसे क्या किया पूछा गया है। तो वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु की दूरी अनंत है। फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी हमसे पूछा गया है, ये हमको पता नहीं है। अब दर्पण का सूत्र लगाइए। दर्पण के सूत्र से, दर्पण के, अच्छा लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, क्योंकि दोस्तों लेंस है तो उसमें लेंस का लगेगा। तो 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/u। इसमें क्या होता है मित्रों? इसमें माइनस का 1/u होता है और दर्पण में प्लस होता है। अब इसमें मान लिखिए 1/f हमसे पूछा गया है,
1/v का मान दिया गया है -23 माइनस 1/u का मान इनफाइनाइट होगा, तो इसकी कोई भी वैल्यू हो 0 हो जाएगी। f बराबर कितना आएगा फोकस दूरी, f बराबर -23। -23 का मतलब मित्रों क्या है, ये हमारा कैसा है, अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है। क्या दोस्तों, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। फोकस दूरी यहाँ पर कितनी, फोकस दूरी हमारे आ गई कितनी, 23 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितने निकल कर आई, f बराबर -23 सेंटीमीटर आ गई है। ये भी यहाँ पर सेंटीमीटर का लीजिएगा। तो अब पूछा गया था कितनी फोकस दूरी का होना चाहिए लेंस, तो कितना फोकस दूरी ज्ञात करना था, कितनी आ गई, f बराबर -23। और दोष पूछा गया था कौन सा दोष है, तो इसमें मित्रों कौन सा होगा, इसमें दोष तुम्हारा होगा निकट दृष्टि दोष। दोष कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा दोष होगा इसमें दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। और फोकस दूरी कितनी आएगी, 23 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है कि किसी चालक तार पर प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि पूछा गया है कि जो तार होते हैं उनका प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा। सबसे पहली बात तो प्रतिरोध पहले समझिए क्या होता है। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी चालक तार में जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी, बहुत ही आसान परिभाषा है, किसी चालक तार में, किसी चालक तार या परिपथ में, या परिपथ में प्रवाहित धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, ये मात्रक बहुत बार आता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है, ओम होता है। तो मित्रों समझ गए होगा प्रतिरोध क्या होता है। जैसे हमारा तार की कोई वायरिंग है, उसमें जो धारा को रोकने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध और इसका मात्रक क्या करना है, आपको याद रखना है। मात्रक कितना होगा, इसका मात्रक जो होता है ओम होता है। डिनोट का ऐसे करते हैं तो R से करते हैं। अब पूछा गया है कि ये जो प्रतिरोध होता है ये निर्भर किस पर करता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो ये फार्मूला इसका होता है R बराबर रो L अपान A। क्या होता है दोस्तों, R बराबर रो L अपान A, यानी कि जो प्रतिरोध है उसको प्रभावित कौन करेगा, उसको प्रभावित करता है लंबाई, क्षेत्रफल जो होगा इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे कि तार की लंबाई को यदि बढ़ा दिया जाए तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे हम किसी तार में एक बल्ब लगाएं, 2 मीटर का तार हो और फिर वही बल्ब हम 20 मीटर के तार में लगाएं तो बल्ब क्या होगा, हल्का जलेगा, कम जलेगा, यानी कि उसमें प्रतिरोध का मान जो होता है बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध का मान किससे बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाने से बढ़ता है, और क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। तो लंबाई जो होती है, लंबाई समानुपाती किसके होगी, R के, और प्रतिरोध जो होता है ये समानुपाती विद्युत क्रमानुपाती किसके होता है, क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल के विद्युत क्रमानुपाती होता है। यानी कि जब हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। जितना मोटा तार होगा बिजली उतनी ही उसमें अच्छी जाती है। कैसे जाएगी इसको चेक भी कर सकते हैं आप। जैसे इसमें हमने मान लिया कि प्रतिरोध यहाँ पर R बराबर, इसमें मान रखिए R बराबर हमको निकालना है, लंबाई दी गई है, मान लो 2 मीटर L लंबाई है इसकी, और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 2 ही मीटर स्क्वायर है। भाग करेंगे इसको कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि प्रतिरोध यहाँ से कितना आ गया, 1 ओम आ गया। अब यदि इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो R बराबर लंबाई उतनी ही रखिए और इसका क्षेत्रफल कितना कर दीजिएगा, क्षेत्रफल कर दो इसका 4, तो 2 एकम 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 आएगा। इसका मतलब कितना, 0.5।
अब देखिए आप, इसका प्रतिरोध कितना हो गया, कम हो गया। पहले था 1, अब हो गया कितना, आधा प्रतिरोध। जितना प्रतिरोध कम होगा धारा उतनी ही अच्छी जाती है। तो क्षेत्रफल के बढ़ाने पर जो होता है प्रतिरोध का मान कम होता है, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल जो होता है प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध जो होता है ये हमारा लंबाई क्षेत्रफल ताप पर निर्भर करता है। और मित्रों किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध जो होता है ताप पर निर्भर करता है। यदि हम ताप को बढ़ाएंगे, यदि ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। इसको कौन प्रभावित करेगा दोस्तों, तो क्षेत्रफल प्रभावित करता है, लंबाई प्रभावित करता है, और तापमान भी इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो पूछा गया था कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो कारक इसके कौन कौन से हो गए, कारक इसके लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया और तापमान हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि एक तार से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 मिनट में तार से कितना आवेश प्रवाहित होगा। 10 मिनट में तार से कितना आवेश प्रवाहित होगा। बहुत ही आसान सवाल है, इसको हल करते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि एक तार से 5 एम्पीयर की धारा, एम्पीयर सुनते ही आपको समझ में आया होगा कि एम्पीयर किसका मात्रक होता है, या धारा का मात्रक होता है। तो सबसे पहले जो इसमें दिया गया है उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। क्या दिया है इसमें, तो सबसे पहले धारा दिया गया है, धारा I बराबर कितना दिया गया है, 5 एम्पीयर। कितना दिया है मित्रों, 5 एम्पीयर दिया गया है। फिर कह रहा है कि एक तार से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 मिनट में तार से कितना आवेश प्रवाहित होगा। समय दिया गया है, समय t बराबर दिया गया है कितना, 10 मिनट। 10 मिनट जो है इसको हम किसमें, सेकंड में बदलेंगे। तो समय t बराबर कितना आ जाएगा, 10 × 60, यानी कि ये हमारा होगा 600 सेकंड। कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 600 सेकंड। तो समय कितना आया, t बराबर 600 सेकंड आ गया है। अब इसके बाद में कहा गया कि आवेश बताना है, 10 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो आवेश को हम काहे से लिखते हैं, अब हमसे पूछा गया है कि आवेश क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा गया है। अब हल करेंगे हम, क्यों बराबर फार्मूला होता है एक, क्यों बराबर सोल्यूशन इसका क्यों बराबर क्या होता है, IT होता है। तो क्यों आवेश बराबर I का मान कितना आया है मित्रों, 5 एम्पीयर है, 5 एम्पीयर। समय का कितना आया है, 600 सेकंड आया है। इसकी हम गुणा करा देंगे तो 5 × 6 = 30, और ये 2 जीरो उतार लीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा क्यों बराबर आवेश आएगा 3000 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है मित्रों, कूलाम होता है। तो आवेश कितना आ गया, आवेश हमारा आया 3000 कूलाम। अब पूछा गया है कि तार में प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तार में कह रहा है कि प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि अब पूछा गया है मित्रों n बराबर क्वेश्चन मार्क, हमसे इलेक्ट्रॉनों के नंबर पूछे गए हैं, संख्या पूछी गई कितनी होती है। तो इसका फार्मूला हमारा होता है आवेश क्यों बराबर NE। ये मित्रों का फार्मूला होता है आवेश क्यों बराबर NE। अब हम क्या करेंगे, क्यों बराबर n हमसे पूछा गया है, तो n का मान यहाँ से निकालेंगे। तो n बराबर कितना होगा, n बराबर ये E आ जाएगा नीचे, तो क्यों अपान कितना होगा E। अब इनके हम मान रखेंगे, आवेश इसका मान n बराबर, आवेश भी कितना आया है दोस्तों, तो ये आया है 3000 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, इसको लिख लीजिएगा कहीं पर,
एक इलेक्ट्रॉन बराबर ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कितना होता है? ये होता है एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ पर इसका मान हम रखेंगे और इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। अब इसको हल करेंगे जब, तो ये वाला पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो और जाएगा, यानी कि ऊपर कितना हुआ 3 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4। कितना लिख सकते हैं मित्रों? 10 की पावर 4। नीचे कितना है? 16। और ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो हो जाएगी कहा कि प्लस की, 10 की पावर प्लस का 19 है। अब ये हमारा आया n बराबर 3/16, और इधर ये पावर जुड़ेंगे तो 19 और 4 कितना हो जाएगा? 23। 10 की पावर कितना होगा? 23 होगा। अब इसको हम 3 को भाग करेंगे। 3 को भाग करेंगे किससे? 16 से। 3 को जब भाग करेंगे 16 से तब ये कितना आएगा? तो यहाँ पर इसको भाग करिए, पॉइंट लगाओ 0, तो 16 एकम 16 लगेगा ना? 16 एकम 16। यहाँ पर घटाएंगे तो 10 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। और यहाँ पर 2 से 1 जाएगा, कितना बचा? 1। फिर से यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और फिर से इसको हल करेंगे तो ये लगेगा तुम्हारा 16 8 112। घटाओगे इसमें 8 ज्यादा बच रहा है ना? जीरो 0.16 एकम 16, 8 बार लगाओ मित्रों, लग जाएगा 8। यहाँ पर कितना बचा? 4। यहाँ पर कितना बचा? 1। यहाँ पर 0 बढ़ाओ और 8 128 होगा ना? घटाओ इसमें से 2 आएगा, यहाँ पर कितना? 1 बचेगा 12.8। एक बार फिर से 0 बढ़ाओ यहाँ पर। अब कितनी बार जाएगा? ये जाएगा तुम्हारा 7 बार। अब ये कितना आएगा? n बराबर 0.187 गुणे 10 की पावर 23। अब n बराबर इतना मित्रों, इसको हल कर लेना, आ जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। बस ये आज तक के तुम्हारे यहाँ तक के क्वेश्चन हुए दोस्तों। इसके आगे हम कल हल कराएंगे। अभी इसमें शायद केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बचे हुए हैं, उनको कल करेंगे। तो आशा करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। इसी के साथ सभी को जय हिंद।